रोहित नाम का लड़का जिसकी उम्र होती है 21 साल और वह अपनी छत से होता हुआ और जो दीवार होती है उसके ऊपर चलता हुआ एक दूसरी छत पर पहुंच जाता है। रात के 12 बजे का समय था। उस दूसरी घर के छत पर उसकी चाची लेटी रहा करती थी। अब वह जैसे उस छत पर जाता है तो वहां पर एक चारपाई बिछी हुई थी और उस छत पर ज़्यादा उजाला नहीं था, अंधियारा था और चंदा की चांदनी छिटक रही थी। अब वह देखता है कि सामने चाची लेटी हुई है। चाची निर्वस्त्र थी, उसके बदन पर सिर्फ अंडरगारमेंट कपड़े उसने पहने हुए थे और चारपाई पर लेटी हुई हवा ले रही थी गर्मियों के समय में। अब जैसे ही यह राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो जाकर के वह जैसे देखता है तो उसकी चाची का जो बदन होता है चंदा की चांदनी में इस तरह से चमक रहा था जैसे मानो हीरों की खान हो। वह जाकर के चुपचाप चाची की चारपाई पर एक सिराने पर बैठ जाता है और चाची के बदन को निहारता रहता है और धीरे से वह अपना हाथ चाची के बदन पर छूने के लिए बढ़ाने लगता है। अब चाची के बदन पर वह हाथ फेरने लगता है। इधर चाची को मालूम तो पड़ गया था कि कोई चोर आया है, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, चुपचाप लेटी हुई मजे ले रही थी। थोड़ी देर के बाद अब जो लड़का होता है वह बहुत जोरों से चाची के बदन पर हाथ फेरने लगता है तो चाची की आंखें खुल जाती हैं और वह कहता है कि चाची तुम्हारा संगमरमर का बदन बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। फिर दोस्तों चाची की जैसे आंख खुलती हैं तो अब उससे कहती है कि चलो चौबारे में चलते हैं और उसके कॉलर को पकड़कर चाची अंडर गारमेंट्स में यानी कि कपड़े भी नहीं थे बदन पर और उसको चौबारे में घसीट ले जाती है। और फिर दोस्तों रात भर उस चौबारे के अंदर जो होता है वो तो आप विचार कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद सुबह जो होता है पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं और इन घटनाओं से सीख बहुत मिलती है हमें। हो सकता है यह कहानी आपको रोमांटिक लगे और लगे कि भाई कितनी रोमांटिक कहानी है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आस पड़ोस में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से रिश्ते निभाने चाहिए और किस तरह का माहौल अपने आस पड़ोस में रखना चाहिए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर सोनम नाम की एक महिला रहा करती है जिसकी उम्र फिलहाल 27 साल हो चुकी है। उसकी शादी को 7 साल गुजर चुके हैं। उसके पति का नाम होता है राहुल। राहुल की उम्र सिर्फ 28 साल है। और दोस्तों इस महिला के घर में इसके सास ससुर और इसका पति रहा करते हैं। खेतीबाड़ी का इनका काम होता है, खेतीबाड़ी किया करते हैं। लोग खेतों में इकट्ठे होकर जाकर के वहाँ पर फसल पैदा करते, वहाँ पर काम करते और उसी से इनका गुजर बसर चल रहा होता है। अब दोस्तों खेतीबाड़ी इनके पास ज़्यादा नहीं थी, बस इतनी थी कि इनके लिए कुछ खाना पानी यानी कि इनके लिए खाने के लिए अनाज वगैरह पैदा हो पाए, उससे ज़्यादा उस खेतीबाड़ी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता था। तो जो राहुल होता है अपने माँ बाप से बात करता है कि माँ बाबा अगर मैं बाहर जाकर नौकरी करूँ तो मैं इस घर के अंदर कुछ पैसे भी कमा कर ला सकता हूँ। खेतीबाड़ी से हमारा पेट भरने के लिए अनाज हो जाया करेगा और बाकी खर्चों के लिए मैं शहर में जाकर कुछ कमा कर लाता हूँ। माँ बाप कहते हैं बेटा जैसी तेरी मर्जी, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, तू कमाने के लिए जाएगा। तो उसके बाद राहुल अपनी पत्नी सोनम से कहता है सोनम मैं शहर जाना चाहता हूँ कमाने के लिए, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? सोनम कहती है मुझे क्या ऐतराज़ होगा, तुम शहर जाओगे कुछ पैसे कमा कर लाओगे, हमारी अधूरी इच्छाएं जो पड़ी हुई होती हैं, कभी कपड़ों की चाहत होती है, कभी कहीं घूमने की चाहत होती है, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तुम जाओ, मैं आराम से माँ बाबूजी की सेवा मैं कर लिया करूँगी। तो उसके बाद दोस्तों जो पति राहुल होता है वह अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है शहर में। वहाँ पर उसका एक दोस्त था और दोस्त की वजह से उसको एक नौकरी मिल जाती है। घर पर रह जाती है सोनम और उसके सास ससुर। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो दोस्तों सोनम के ससुर की तबीयत खराब होने लगती है और वह अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है कि बाबूजी की तबीयत खराब है। जो पति राहुल होता है वह तुरंत शहर से वापस गांव आता है, अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाता है और खूब उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवाता है। लेकिन दोस्तों किस्मत की बात ऐसी थी, उनका पिता बच नहीं पाता है। अब दोस्तों पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से राहुल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और अब घर के अंदर सास और बहू रह जाती हैं। दोस्तों जो सास थी वह अपने पति की याद में इतनी पागल सी हो गई थी, उसको ना खाना अच्छा लगता था, ना किसी से अच्छी तरह से बात करती थी। अपने पति का उसको बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा था उसकी मौत का। तो अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद सास भी बीमार हो जाती है और दोस्तों सास को भी खूब दिखाया था, इलाज करवाया था,
लेकिन वह भी बच नहीं पाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब तो दोस्तों सास की भी मौत हो चुकी थी, ससुर की भी मौत हो चुकी थी, घर में यह दोनों पति पत्नी रह गए थे और बच्चे इनको अभी तक पैदा नहीं हुए थे। अब जो पति होता है राहुल, वह कहता है सोनम से, देखो माँ बाबूजी तो अब रहे नहीं हैं, अब मैं बाहर जाऊं कमाने के लिए या फिर यहीं घर पर रहूं। लेकिन सोनम कहती है नहीं नहीं, आप बाहर जाओ, घर पर तो मैं हूं, खेती बाड़ी का सीजन होता है, जब सीजन होता है फसल उठाने वगैरह का, तब तुम छुट्टी लेकर आ जाया करना, खेती बाड़ी भी कर लिया करेंगे, साथ में कमाई भी हो जाएगी। पति को अपनी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास था कि यह घर को चला लेगी और उसके बाद सोनम का पति राहुल कमाने के लिए फिर से निकल जाता है। अब की बार कंडीशन कुछ और थी। अब तक तो घर के अंदर सोनम अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी, लेकिन फिलहाल अब वह अकेली रह जाती है घर के अंदर। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, सोनम अकेली रहती है और अकेलापन उसको काटने भी लगता है, लेकिन करती तो करती क्या। अब सोनम महाशिवरात्रि की उपवास करती है और मंदिर पर उसको जाना था, तो वह अपने पति के पास फ़ोन करती है कि राहुल मुझे मंदिर जाना है और मैं कैसे जाऊं, मैंने उपवास रखा है, व्रत रखा है और मंदिर गांव से बहुत ज़्यादा दूर है, कैसे जाऊंगी अकेली पैदल पैदल। तो जो पति राहुल होता है वह कहता है कि तुम 1 मिनट रुको, फ़ोन रखो, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ। तो राहुल अपने पड़ोस के घर में एक लड़का रहा करता है रोहित, जिसकी उम्र होती है 21 साल, और उससे कहता है कि अरे रोहित तू गाड़ी ले जा और अपनी चाची को मंदिर तक ले जा गाड़ी में बिठा करके। अब तो दोस्तों वह कहता है कि वह अपना उपवास खोलेगी, वहाँ पर मंदिर में दर्शन करके आएगी। तो उसके बाद रोहित जो पड़ोसी था वह चाची की तरफ टकटकी लगाकर पहले से ही देखा करता था, क्योंकि चाची सोनम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर उसका बदन था और चेहरे की जो सुंदरता थी वह भी परियों के जैसी थी। तो अब रोहित को यह मौका मिला था, इसको कैसे आखिर वह छोड़ पाता। वह तुरंत गाड़ी निकालता है और तुरंत चाची को आवाज़ लगाता है कि चाची चलो मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। चाची सोनम तुरंत कपड़े वगैरह पहनती है और अपना मंदिर में पूजा पाठ का सामान ले करके रोहित की गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी गाँव से बाहर निकलती है, सुनसान रास्ता था रास्ते में, लेकिन यहाँ पर रोहित के मन में कुछ और चल रहा था। बार बार ब्रेक लगाता, ब्रेक जैसी लगती तो जो सोनम होती है वह थोड़ी बहुत हिलती और उस रोहित से टच हो जाया करती, तो यही बात रोहित को बहुत अच्छी लग रही थी। इसी तरह से बार बार वह ब्रेक मारता है, बार बार वह ऐसी हरकत करने लगता है। तो अब यहाँ पर सोनम से रहा नहीं जाता है और सोनम उससे पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारी मनसा क्या है, साफ साफ बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सोनम पूछती है तो रोहित कहता है चाची मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं आपको छुप छुप कर बहुत दिनों से देखता हूँ और आप मुझे बहुत सुंदर लगती हो। आपको जब तक नहीं देख लेता हूँ मैं सुबह सुबह, तब तक मैं किसी काम पर निकलता नहीं हूँ। अब ऐसी बातें किसी औरत के सामने कर दी जाएं तो दोस्तों समझ लो उस औरत का क्या हाल होगा। औरत एकदम से उसके ऊपर मोहित हो जाती है और कहती है अच्छा ये बात है, तो मुझे देखते हो। ऊपर से सोनम अकेली भी थी, उसको लग रहा था कि अगर यहाँ पर कोई जुगाड़ बैठ जाए तो उसका पति शहर में कमाएगा और मैं यहाँ पर अपना मनोरंजन भी कर लिया करूंगी। तो अब चाची रोहित से कहती है कि ऐसा करना, शाम को तुम मेरी छत पर आ जाना, मैं वहीं पर बैठी हूँ, वहीं पर बातचीत करेंगे। अब तो दोस्तों यह मंदिर में होकर चले आते हैं और देवता वगैरह जो नहलाने होते हैं उनको नहला करके पूजा पाठ करने के बाद वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अब रोहित को तो इंतजार था कि कब आखिर रात हो, और जैसी रात होती है तो रोहित एकदम से अपने घर से निकल जाता है। रात के 9-10 बजे का समय था, यानी कि ज़्यादातर लोग गांव के अंदर जल्दी ही सो जाते हैं। तो 9-10 बजे वह दीवार पर चढ़ करके जैसे तैसे अपनी चाची की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ चढ़ने के बाद जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, दूर से ही वह देखता है चाची चारपाई पर लेटी हुई थी, शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट पहने हुए थे और चंदा की चांदनी में चाची का बदन हीरे की खान की तरह चमक रहा था। धीरे धीरे वह उस चारपाई की तरफ जाता है और जाकर चारपाई पर बैठ जाता है, चाची के बदन पर हाथ फेरने लगता है और कहने लगता है कि चाची तुम्हारा बदन बहुत ही संगमरमर का है। उसके बाद चाची की आंखें खुलती हैं और उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, और उसको चौबारे में ले जाती है और फिर रात भर इनके संबंध बनते हैं। दोस्तों आज रात इनके संबंध बन चुके थे। अब जब एक बार ऐसा कांड हो जाता है तो फिर यह सिलसिला ज़्यादातर बार बार दोहराया जाता है। अब तो जैसी रात होती यह लड़का रोहित इंतजार किया करता कि कब रात होगी और कब चाची से मिलने के लिए जाऊंगा। तो उसके बाद अब तो दोस्तों जैसी रात हुआ करती तुरंत वह भतीजा रोहित तुरंत पहुंच जाया करता चाची के चौबारे पर और रात भर वहां पर वह जो भी कुछ करते वो रात भर किया करते। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों गांव के अंदर ये बातें छुप नहीं पाती हैं। लोगों को थोड़ा सा शक हो जाता है कि यह रोहित नाम का लड़का जब इसकी चाची
कुछ काम करने के लिए बुलाती तो तुरंत हाजिर हो जाया करता। कई बार यह चाची के सारे काम धंधे कर दिया करता, चाची को घुमाने भी ले जाया करता, कहीं अगर बाजार चाची को जाना होता तो इसी की गाड़ी में जाती। तो गांव वाले तो बहुत चालाक होते हैं दोस्तों, वह एकदम से शक उनको हो जाता है, लेकिन अभी वह कुछ कहते नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद सोनम का पति राहुल आता है छुट्टी। आने के बाद अब सोनम राहुल के साथ अपना आराम से चौबारे में रहती, लेकिन अब रोहित का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। अब यहाँ पर सोनम और उसका पति राहुल दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों गांव वालों को यह बात पचती नहीं है, हजम नहीं होती है। और गांव का कोई व्यक्ति सोनम के पति राहुल से कहता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं कुछ करती है चौबारे में इस राहुल नाम के लड़के के साथ, और यह उसके घर पर ही ज़्यादातर पड़ा रहता है और ज़्यादातर उससे मिलता जुलता रहता है। अब तो यह बात जो राहुल है उसको खटक जाती है, समझ जाता है कि अकेली औरत को छोड़ने का नतीजा अब शायद हो सकता है उसको भुगतना ही पड़ गया है। उसके बाद जो राहुल होता है वह चालाकी खेलता है और अपनी पत्नी सोनम से कहता है कि सोनम, मैं आज बाजार जा रहा हूँ, अपने दोस्त के वहाँ रुकूंगा और मैं आज रात को आऊँगा नहीं, कल आऊँगा, खाना बना लेना तुम और अपने आप खा लेना। तो दोस्तों यह कह करके राहुल अपने घर से निकल जाता है। सोनम को लगता है कि अब उसका पति बाजार चला गया है, कल आएगा तो वह भी फ्री हो जाती है, क्योंकि कई दिनों से उसकी मुलाकात उसके प्रेमी रोहित से नहीं हो पा रही थी, तो अब थोड़ी खुश हो जाती है। लेकिन उधर उसका पति राहुल वह कहीं बाजार नहीं जाता है, वहीं गांव में ही कहीं बैठा रहता है, रात होने का इंतजार करता है। इधर घर के अंदर रात होते ही जो सोनम होती है रोहित को बुला लेती है कि आ जाओ, कांटा फिलहाल घर पर नहीं है। और उसके बाद सोनम अपने भतीजे रोहित के साथ रंगल मंगल चौबारे में करने लगती है। लेकिन दोस्तों तुरंत जैसे ही राहुल को दिखता है कि भाई अब रात हो गई है, मामला सेट हो गया होगा, तो वह तुरंत पहुंचता है घर पर और जाकर के चुपचाप ऊपर छत पर चढ़ जाता है। और चौबारे में से जब वह सुनता है कान लगाकर, तो चौबारे में से उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो एकदम से वह दरवाज़ा खोल देता है धक्का मार करके, और दोस्तों देखता है उसकी पत्नी सोनम, पड़ोस का रहने वाला रोहित, दोनों निर्वस्त्र होकर के बेड पर पड़े हुए हैं और दोनों संबंध बना रहे हैं। यह नज़ारा देख करके जो राहुल होता है ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है और अब आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इधर रोहित को पकड़ के बिठा रखा था और रोहित के घर वालों को भी बुला लिया जाता है। रोहित के घर वाले आते हैं, रोहित की करतूत रोहित के घर वालों को बताता है राहुल, और उसके बाद दोस्तों पूरा हंगामा होता है। लेकिन वह रिपोर्ट नहीं करता है, पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करता है, क्योंकि राहुल का मानना यही था, उसके दोस्त कह रहे थे कि भाई तो पुलिस थाने में क्यों नहीं जाता है, तुम्हारे घर में घुस गया। लेकिन राहुल अपने दोस्त से कहता है कि नहीं, पुलिस थाने में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी पत्नी सोनम का भी तो कसूर है, अगर वह नहीं चाहती तो ये घर में कैसे घुसता। मैं अपनी पत्नी को ही त्यागता हूँ आज से, और अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद मेरे घर में घुस मत जाना। और दोस्तों वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। उसकी पत्नी गांव के किसी व्यक्ति को लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है। अब वहां जाने के बाद सोनम के घर वाले बड़े गर्म होते हैं कि भाई हमारी बेटी को घर से निकाल दिया, लेकिन जैसे ही वे दामाद के पास फ़ोन करते हैं, दामाद उनकी बेटी की करतूत उनके मुंह पर बता देता है कि इस तरह से पकड़ी गई है। अब तो घर वाले भी चुप, जो सोनम के घर वाले हैं। सोनम अपने मायके में बैठी हुई है, उसको बैठे हुए 6 महीने गुजर जाते हैं और बार बार सोनम के घर वाले सोनम के पति राहुल से कहते हैं बेटा ले जा इसको, इससे गलती हो गई। लेकिन राहुल कहता है कि मैं इसको अब अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। दोस्तों 6 महीने गुजरने के बाद अब सोनम यह डिसीजन लेती है कि अब मैं उस भतीजे रोहित से ही शादी करूंगी। अब उसके ऊपर शादी का दबाव डालने लगती है, लेकिन रोहित के घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि तू कहाँ उस 6 साल बड़ी लड़की से शादी करेगा, और वह तो ब्याहता थी। लेकिन दोस्तों सोनम मानती नहीं है और कोर्ट में जाने की धमकी देती है। तो यहाँ पर रोहित के घर वाले सोचते हैं कि अगर यह कोई आरोप लगा देगी रेप वगैरह का, तो हमारा लड़का भी पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहेगा और हम भी आफत में रहेंगे। जो लड़के ने किया इसको भुगतना भी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों लड़के रोहित की शादी सोनम से करवा दी जाती है, और अब सोनम वहीं अपने पहले पति राहुल के घर के बगल में दूसरे घर में रोहित की दुल्हन बनकर रहती है। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला यहाँ पर राजस्थान के गांव के अंदर घटित होता है। इस तरह की कहानियाँ संसार के अंदर, समाज के अंदर ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों से हमें ये सबक लेना चाहिए कि अगर हवस के चक्कर में आकर के हम अवैध संबंध रखेंगे किसी से भी, तो वह अपने ऊपर भी आफत आ सकती है, अपने ऊपर भी आफत पड़ सकती है। बहुत सारे लड़के लड़कियां या लड़के हों जो प्यार करते हैं महिलाओं से, महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं उनके बच्चे भी होते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ पर एक जो भिड़ूकी गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक लड़के ने अपनी जान दे दी, क्योंकि जिस महिला से प्यार करता
करता था वह शादीशुदा थी और अब वह ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, या तो इतने लाख रुपए दो या मुझसे शादी करो वरना फिर देख लेना। तो दोस्तों उस लड़के ने अपनी जान दे दी, अभी का मामला है। तो थोड़ा सा सावधान होकर रहें, इन लड़कियों के चक्कर में, औरतों के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें, लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपने जीवन को क्लियर और साफ रखें जिससे कि कोई उंगली उठाने लायक भी नहीं रहे आपके चरित्र के ऊपर। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें लगातार सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजेश कुमार जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं अशरफ भाई हैं जो कि कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से जो कि कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अमरनाथ मौर्य यूपी 57 से हैं, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। खेमराज भाटी जो कि नाइस स्टोरी, राम राम सर जी, खेमराज गुज्जर चिट्टी नगर जीबी नगर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल जिला मोरंग जिले से हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और हमारे साथ हैं सुरेश मानदेवी, कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ तो डीडी न्यूज़ चैनल वालों के जैसी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। और आवाज़ देखिए वहाँ पर भी आदमी ही हैं और मैं भी अपना जैसा कुछ होता करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद हमारे साथ हैं आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से हैं, राम राम जी, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदेश जी। लखनऊ यूपी 32 सरफराज खान हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं यूपी 52 से हैं ठाकुर राहुल। सुशील चौधरी भाई हैं हमारे जो कि कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि अब तो रुकावट आ गई है काम में, कार्य प्रणाली बिल्कुल बंद पड़ गई है जी। बिल्कुल वीडियो में से कॉमिक लाइन निकाल करके और हमारे भाई वीडियो में कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। नीरज सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, अमित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मिस्टर स्केल्टन हमारे भाई जो कि हमारे साथ बने रहते हैं, कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि कलयुग में कैसे कैसी कहानी सुनने को मिलती हैं लेकिन खून खराबा नहीं हुआ, अच्छा हुआ जी। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है, खून खराबा नहीं होता, लोगों की समझदारी से बड़ी घटना होने से बच जाती है मिस्टर स्केल्टन भाई। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मिस्टर राज स्टूडियो। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज कुमार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं GSP भक्ति सागर हमारे भाई कमेंट करते हैं, ये ID है इस नाम से। और घनश्याम पंडित दिल्ली से हैं और इनका नाम है। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं नारू जोशी जो कि कमेंट करते हैं। आदेश कोहली दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं बैरागी मैन, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है सर और ज्ञानवर्धक है, ऐसी कहानियाँ बनाते रहिएगा। और होना चाहिए, मैं थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई। और नेपाल से हमारे भाई। उसके बाद हमारे साथ GS इस कहानी में GSQ9QR। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें, ID से पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि उसमें हैंडल टाइप में लिखा होता है ना। उसके बाद सरफराज खान है लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी से 32 से सरफराज खान वीडियोज़ को देखते हैं। और नाइस स्टोरी चनन राम गुड़गांव से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। मुराली गौन सूरत से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। जालम सिंह जिला जालौर से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का, हम लगातार बने रहते हैं। उसके बाद कुछ भाई और हैं जो कि फेसबुक पर हमें सपोर्ट करते हैं और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ बाबूलाल हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से। समाधान पाटिल गुड नाइट सर जी, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूरज डियो कहते हैं राधे राधे सुदेश भाई, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी और जय हिंद जय भारत, फिजी से हैं हमारे भाई और लगातार हमें सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं और मनोहर जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद संजीव कुमार हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, कई बार नाम बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।